अब हम बात करते हैं पैरेलल सर्किट के एडवांटेजेस जो कि डोमेस्टिक वायरिंग में या हमारे घर पर है। हमारे घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पूरा एक सर्किट बना हुआ है वो पैरेलल सर्किट के आधार पर बना हुआ है। उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अभी हमने देखा था कि हमने पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट को समझा था। अगर एक से ज्यादा अप्लायंसेस को अगर हमें पैरेलल सर्किट में लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, सीरीज सर्किट में हमें लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे। तो उसी के आधार पर पैरेलल सर्किट के कुछ एडवांटेजेस हैं, वो एडवांटेजेस हम समझते हैं। पहला एडवांटेज हमें लिखा हुआ है, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली। आपने देखा होगा आपके घर के अंदर किसी रूम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे होते हैं। मान लीजिए कि एक ट्यूबलाइट है, एक बल्ब है, एक फैन है, तीन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। अगर उनमें से कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एक मान लीजिए खराब हो जाता है, मान लीजिए बल्ब खराब हो जाता है, तो क्या बाकी के बचे हुए दोनों इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करना बंद कर देते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल सर्किट के आधार पर उनको तैयार किया गया है, उनको लगाया गया है, जिसके कारण कि अगर कोई भी एक अप्लायंसेस अगर काम करना बंद करता है तो बाकी बचे हुए अदर जो अप्लायंसेस होते हैं वो पूरी तरीके से सही तरीके से काम करते रहते हैं। सेकंड पॉइंट हमने लिखा, ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच। हर एक अप्लायंस का अपना एक स्विच होता है। मान लीजिए हमें बल्ब को चालू करना है तो बल्ब का स्विच ऑन करेंगे, अगर ट्यूबलाइट को चालू करना है तो ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करेंगे, और अगर फैन को चालू करना है तो हम फैन का स्विच ऑन करेंगे। सो इट कैन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंसेस। ऐसा नहीं है कि हमने फैन को चालू किया तो फैन के साथ ट्यूबलाइट भी चालू हो जाएगी या फैन के साथ बल्ब भी चालू हो जाएगा, या तीनों एक ही स्विच से चालू हो जाएंगे। वन बाय वन सबके स्विच होते हैं तो हम वन बाय वन सारे अप्लायंसेस को ऑन और ऑफ सेपरेटली कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज क्या है, ईच अप्लायंसेस गेट्स द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। अगर हमने पैरेलल सर्किट किया है घर पर तो जितने भी अप्लायंसेस हमने लगा रखे हैं सब पर जो वोल्टेज है वो हमें सेम मिलेगा, यानी कि अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज मिलता रहेगा अगर पैरेलल सर्किटिंग हमने किया हुआ है तो। नेक्स्ट, the overall resistance of the household circuits is reduced due to which the current from the power supply is high। यानी कि जितने भी अप्लायंसेस हमने लगा रखे हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पैरेलल सर्किटिंग घर में किया हुआ है। डोमेस्टिक वायरिंग में अगर हम पैरेलल सर्किटिंग करेंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसको आप जो हमने पैरेलल टोटल रेजिस्टेंस निकालने का पैरेलल सर्किट में जो फॉर्मूला देखा था उससे आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस होगा। कहने का मतलब है कि अगर घर में हमने पैरेलल सर्किटिंग किया हुआ है तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा सारे अप्लायंसेस का वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं पैरेलल सर्किट के। वहीं पर अगर हम बात करें कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं किसके, सीरीज सर्किट के, तो सीरीज सर्किट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जो पैरेलल के एडवांटेज हैं वही सीरीज के डिसएडवांटेजेस हैं। कैसे समझते हैं? पैरेलल सर्किट में हमने लिखा था कि यहां पर अगर कोई भी एक अप्लायंसेस काम करना बंद कर देगा तो बाकी के अप्लायंसेस नॉर्मली काम करते रहेंगे, लेकिन सीरीज में उल्टा है। सीरीज में क्या होता है कि वन बाय वन सारे अप्लायंसेस को हम लगाते हुए चलेंगे। अगर मान लीजिए जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि हमने सबसे पहले फैन को जोड़ रखा है, फिर हमने बल्ब को जोड़ रखा है, फिर हमने ट्यूबलाइट को जोड़ रखा है, यानी कि वन बाय वन ये फैन हो गया, ये बल्ब हो गया और ये ट्यूबलाइट हो गया। वन बाय वन हमने सर्किट में इनको जोड़ रखा है। अगर मान लीजिए किसी कारण से हमारा जो फर्स्ट अप्लायंसेस है वो काम करना बंद कर देगा तो करंट की सप्लाई यहाँ पर रुक जाएगी, करंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। इससे बाकी बचे हुए दोनों अप्लायंसेस भी सही होने के बावजूद भी काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां तक करंट ही नहीं पहुंच पा रहा है। तो एक मेजर डिसएडवांटेज क्या है सीरीज सर्किट का, कि अगर कोई भी अप्लायंसेस काम करना बंद कर देगा तो बाकी के अप्लायंसेस भी
काम करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, 1/1 जुड़े हुए हैं। दूसरा एग्जांपल लिया था, दूसरा पॉइंट लिया था हमने कि हर एक अप्लायंसेस का एक स्विच होता है। यहाँ पर एक ही स्विच से ये सारे अप्लायंसेस चलेंगे। अब अगर मान लीजिए हमने घर के अंदर सीरीज कनेक्शन किया हुआ है या सीरीज सर्किटिंग किया हुआ है, हमें फैन चलाना है, तो बल्ब और ट्यूबलाइट ऑटोमेटिक चलेगी। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन एक ही स्विच से हो रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम थर्ड, ईच अप्लायंस गेट द सेम वोल्टेज। पैरेलल में क्या हो रहा था, हर अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज मिल रहा था। क्यों? क्योंकि सबका कनेक्शन अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सबका कनेक्शन एक है, तो स्टार्टिंग में 220 वोल्टेज इसको मिला, अब थोड़ा रिड्यूस हुआ रेजिस्टेंस के कारण, तो इसको थोड़ा कम मिलेगा, इसको और कम मिलेगा, और भी अप्लायंसेस होंगे तो उनको कम होता हो जाएगा। यानी कि हर एक अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1/1 सारे अप्लायंसेस हमारे जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है सीरीज कनेक्शन का कि सभी अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा। और अगला जो पॉइंट है, पैरेलल के अंदर टोटल रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि सारे अप्लायंसेस एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप स्पीडली कोई व्हीकल चला रहे हैं, अगर आपके बीच में आपकी रोड पर अगर एक स्पीड ब्रेकर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी व्हीकल की स्पीड को अरेंज करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। अगर 2 स्पीड ब्रेकर आएंगे तो थोड़ा सा और स्लो करना पड़ेगा। अगर 5-6 एक साथ आएंगे तो आपकी गाड़ी को आपको बहुत स्लो करना पड़ेगा। तो सेम वही चीज है, पैरेलल में तो क्या होता है, 1/1 होते हैं तो आप आराम से स्विफ्ट मोड से निकल जाते हैं। या फिर जो टोटल रेजिस्टेंस है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में बात करूं तो टोटल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर एक साथ बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, एक साथ बहुत सारे अप्लायंसेस जुड़े हुए हैं, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि व्हीकल की स्पीड को आपको बहुत ज्यादा कम करना पड़ जाएगा। तो ये पैरेलल सर्किट के एडवांटेज थे और डिसएडवांटेज हमने अभी इनको समझा, अभी आपको समझाया। ये चारों पॉइंट का रिवर्स कर दो तो वो आपके डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे सीरीज सर्किट के। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम, यानी कि किसी एक यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है वो कहलाएगा उस कंपोनेंट की इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फॉर्मूला है हमारे पास में W/T, इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम। और इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट है वॉट, जिसको हम कैपिटल W से भी डिनोट करते हैं। तो इसी प्रकार 1 वॉट की डेफिनेशन भी आ जाएगी। द पावर ऑफ 1 वॉट इज ए रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 1 जूल वर्क किया गया। 1 सेकंड के अंदर 1 जूल वर्क किया गया, तो ऑब्जेक्ट ने या उस अप्लायंस ने कितनी पावर को कंज्यूम किया। अगर 1 सेकंड के अंदर 1 जूल का वर्क हुआ तो उस कंपाउंड ने या उस अप्लायंसेस ने कितनी पावर को कंज्यूम किया, 1 वॉट की पावर को कंज्यूम किया। ठीक है, तो ये 1 वॉट की डेफिनेशन है। वॉट जो है हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है, छोटी यूनिट है। अगर हम उसको बात करें किलोवाट में तो 1 किलोवाट इक्वल होता है 1000 वॉट। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होता है। अब हम इलेक्ट्रिक पावर के और भी फॉर्मूले को देखते हैं। हमने 2 से 3 फॉर्मूले पावर के और निकाले हैं अलग अलग फॉर्म में। पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला है P = W/T। वहीं पर हमने वर्क का एक और फॉर्मूला लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम। अगर W की जगह हम VIT अगर हम पुट करते हैं और T से T हमने काटा तो इलेक्ट्रिक पावर का एक और फॉर्मूला बन गया, वो बना पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। पावर का एक और फॉर्मूला क्या बना, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अगर हम V की जगह IR पुट करते हैं, V = IR भी हमारा होता है। अगर V की जगह हम IR पुट करते हैं तो यहाँ V की जगह हमने IR लिखा, मल्टीप्लाई में I हमारे पास में है, I और I मिलके बना I²R। तो इलेक्ट्रिक पावर का एक और फॉर्मूला हमारे पास में आया, जो आया I²R। अगर इसी फॉर्मूले में हम I की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो I
V/R हमारा होता है, यहाँ पर I की जगह हमने अगर V/R किया तो V into V²/R। तो इलेक्ट्रिक पावर का हमारे पास एक और फॉर्मूला आया V²/R। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक पावर के कितने फॉर्मूले बन गए, यहाँ पर 4 फॉर्मूले बन गए। एक तो है पावर इक्वल वर्क अपॉन टाइम, एक है पावर इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, एक है पावर इक्वल करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, और एक और फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। ये चारों जो फॉर्मूले हैं हमने अलग-अलग फॉर्मूले इसलिए निकाला है क्योंकि हम इनसे अलग-अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में पावर वर्क और टाइम में रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल में पावर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा है फॉर्मूला लगाएंगे। अगर किसी में करंट रेजिस्टेंस और पावर दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला, और अगर किसी में पावर पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे रखा होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल हम फॉर्मूले को चेंज करेंगे। तो ये चारों हमारे इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस is given by the product of its power rating and the time which is used। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है कि कोई भी एक जो अप्लायंसेस है वो किसी टाइम के अंदर, किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है तो वो कहलाएगा उस अप्लायंसेस की इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में वो कितनी पावर को यूज कर रहा है वो कहलाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इक्वल पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ऐसा यूनिट है वॉट इनटू आर, इसको हम WH से भी डिनोट कर सकते हैं। आर हमने क्यों लिया क्योंकि जनरली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को घंटों में डिनोट करते हैं। यानी कि 1 आवर के अंदर कितनी पावर का इस्तेमाल किया, 2 आवर के अंदर कितनी पावर का इस्तेमाल किया, 3 आवर, 5 आवर, 10 आवर के अंदर हम कितनी पावर का इस्तेमाल किया। तो इसलिए हमने यहाँ पर टाइम की जो यूनिट ली है उसको हमने आर लिया है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला बना वो P into T बना, इसलिए इसकी जो यूनिट बनी वो WH बनी, वॉट इनटू आर। एक घंटे में कितनी वॉट, कितनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है वो कहलाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब अगर हम 1 वॉट आवर की डेफिनेशन की बात करें जो हमारी ऐसा यूनिट है 1 वॉट आवर is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance of 1 watt is used for 1 hour। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर 1 घंटे के अंदर 1 आवर के अंदर अगर 1 वॉट की इलेक्ट्रिकल पावर का इस्तेमाल कर रहा है या 1 वॉट की पावर का इस्तेमाल कर रहा है तो उस पे यूज आने वाली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो 1 वॉट आवर कहलाएगी। वापस से समझना, अगर कोई भी एक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर 1 घंटे में 1 वॉट की पावर का इस्तेमाल कर रहा है तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने कितना कंज्यूम किया, कितना यूज किया, 1 वॉट आवर। ठीक है, अब हम बात करें 1 वॉट आवर से बड़ी यूनिट की जिसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। जैसे हमने वॉट पढ़ा था उसके बाद हमने किलोवाट पढ़ा था। 1 किलोवाट पे 1000 वॉट होते हैं। इसी प्रकार 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल्स होते हैं, 3600000। ठीक है, 36 और 5 टाइम्स 0। अगर इसको दूसरे फॉर्म में अगर हम लिखें तो 1 किलोवाट आवर इक्वल होगा 3.6 into 10 की पावर 6 जूल। ये 1 kWh की यूनिट होती है या 1 kWh की वैल्यू होती है। ठीक है, इससे अलग एक और यूनिट होती है जिसको हम हॉर्स पावर भी बोलते हैं, जो हमारी जनरली जो हमारे ऑटोमोबाइल्स कंपनी है वहां इस्तेमाल होता है। यानी कि जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कि 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर की जो वैल्यू होती है वो होती है 746 वॉट। कितनी होती है, 1 HP या 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वॉट। तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर या 1 आवर के अंदर कितनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है अप्लायंसेस, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम हो गई इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी अलग
तो हम देखेंगे हमने अभी पावर के कुछ अलग अलग फॉर्मूले निकाले थे। जब हमने इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ा था तो हमने पावर के अलग अलग फॉर्मूले निकाले थे। पहला फॉर्मूला था पावर का V into I, पावर का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो वही वैल्यू अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आएगा E equal VIT, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम के इक्वल। सेकंड फॉर्मूला पावर का था I स्क्वायर इनटू R, यानी कि करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। अगर इसी को हम पावर में पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा, वो आएगा I स्क्वायर RT, यानी कि करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम। और पावर का थर्ड फॉर्मूला था V स्क्वायर अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तो अगर इसको हम P की जगह रख देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, वो आएगा V स्क्वायर अपॉन R इनटू T, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के चार अलग अलग फॉर्मूले आ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। When an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट को एक हाई रेजिस्टेंस वायर के अंदर पास कराया जाता है, the resistance wire becomes very hot, तो वो जो रेजिस्टेंस वायर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, and produces heat, और गर्म होने के बाद वो हीट को प्रोड्यूस करता है, that is heating effect of current। यानी कि अगर किसी हाई रेजिस्टेंस वायर के अंदर हम करंट को पास कराते हैं तो करंट के पास करने से वो गर्म हो जाता है और हीट को प्रोड्यूस करता है, तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहलाएगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि हम जो इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के हॉट, उसके अंदर जो वायर्स वगैरह होते हैं वो हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, जिससे वो हमें हीट देता है। इंडक्शन इलेक्ट्रिक कुकर जो है वो भी इसी पे इस्तेमाल होने वाली चीजें, इलेक्ट्रिक केटल है, तो ये सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करते हैं, यानी कि उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो गर्म होकर के हीट को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोला गया है। इसकी फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है W इक्वल Q इनटू V। V है पोटेंशियल डिफरेंस, Q है हमारे पास इलेक्ट्रिकल चार्ज और W है वर्क। अब यहाँ पर हम देखें I की जो वैल्यू होती है करंट की, वो होती है चार्ज अपॉन टाइम, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार हम चार्ज का फॉर्मूला बनाते हैं, P को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं I से, तो चार्ज का फॉर्मूला आ गया I इनटू T। ऐसे ही V का फॉर्मूला है हमारे पास IR, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला करंट इनटू रेजिस्टेंस हमारे पास है। तो हम क्या करें, वर्क के फॉर्मूले में ये चार्ज का फॉर्मूला और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पुट करते हैं, तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आता है I स्क्वायर RT। अब वर्क डन को ही हमने बोला है हीट प्रोड्यूस। क्यों बोला है, क्योंकि जितना हीट प्रोड्यूस होगी उतना ही तो हमारा काम होगा। अगर मान लीजिए हमें किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा गर्म करना है या उससे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर के उससे हमें कुछ काम है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्क। हमें काम करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी उसमें से हम फ्लो कराएंगे, उसको हीट करेंगे और हमारा काम कर लेंगे। यानी कि मेन चीज क्या है कि कितनी हीट प्रोड्यूस वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कर रहा है, वही आपका तो वर्क है। वर्क इक्वल हीट, इसीलिए ये जो फॉर्मूला बना ये हीट का फॉर्मूला बना, यानी कि H इक्वल I स्क्वायर RT। जो हीट का जो फॉर्मूला है, यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कितनी हीट जनरेट हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसका फॉर्मूला है करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम। ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी इसको हम बोलते हैं। जो हमारा ये फॉर्मूला आ रहा है इसके अकॉर्डिंग हम इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। इससे हमें क्या चीज मिलती है, हम 3 पॉइंट पे हम ध्यान देंगे कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के, यानी कि हीट जो है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हीट प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और हीट प्रोपोर्शनल है
टाइम समय पे, यानी कि हीट इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है।